हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। और आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमारा टॉपिक है 2.3 टॉपिक, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। ठीक है, किन्हें कहते हैं। देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ठीक है, जो छोटे छोटे वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देखते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स, कि जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, वो बने होते हैं किससे, सिर्फ एक या कुछ ही सेल से मिलकर बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल, वो इतने ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज, कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव कहा जाता है इन्हें हिंदी में। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल, और कुछ ऐसे हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, अमीबा, ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, और सेलुलर का मतलब सेल। ठीक है, तो जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहेंगे। Others, like some fungi and algae, have many cells, और जो फंगी है और एल्गी है, ठीक है, इनमें क्या है, बहुत से सेल होते हैं, बहुत से सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, जो बहुत से सेल से मिलकर बने हो उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें हमारे चारों ओर मिलते हैं, जैसे कि वाटर में, सॉइल में, एयर में, एंड इवन इनसाइड आर बॉडी, और इवन दैट हमारी बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक, लेकिन इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी दिखती हैं। Are they like the plant and animal cells we just learn about, or are they different? क्या ये उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स की सेल्स की तरह होती है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, या उनसे अलग होते हैं। टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, किन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स को दोबारा से, तो we need to use a microscope which magnifies their size and makes them visible to us। तो हमें किसकी जरूरत है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स को अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कह देते हैं, इससे क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, बड़ा करके हमें क्या है, दिखाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं साइज में, है ना, वो विजिबल नहीं होते हैं, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन्हें क्या है, बड़ा करके देख सकते हैं। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट, साइंटिस्ट ने क्या क्रिएट किया है, क्या बनाया है, एक लो कॉस्ट, कम खर्चे का मतलब सस्ता, एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। तो साइंटिस्ट ने एक सस्ता और फोल्डेबल मतलब फोल्ड किया जाने वाला कागज का माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप भी बनाया है। Foldscopes may not provide the same level of details like high powered laboratory microscope। अब ये क्या कह रहा है कि जो फोल्डस्कोप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई पावर वाला, मतलब कि लेबोरेटरी में जैसे हम यूज़ करते हैं ना, हाई पावर वाला, वो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता वो, ठीक है, जितनी की कौन है, जितना कि हमारा दूसरा माइक्रोस्कोप है वो इंफॉर्मेशन देता है। However, these make microscopic world accessible to many people। और फिर भी ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है ना, ये छोटे छोटे जो भी इनकी दुनिया है, उसको बहुत से लोगों के लिए इसने क्या बनाया है, सुलभ बनाया है, ठीक है, एक्सेसिबल बनाया है, जिसकी वजह से हम इनको क्या है, देख पाते हैं। Let us now take a closer look at the fascinating world of microbes। कि आइए अब हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही क्लोज से, बहुत ही पास से माइक्रोब्स की के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को देखते हैं।
एक्टिविटी 2.4 लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है पॉन्ड का पानी है या जो पानी कई बार खड़ा रहता है ना पानी, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर लिया आपने एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। ठीक है, तो क्या कहा इसने, एक आपने बर्तन लिया, उसमें अपने टीचर्स या बड़ों की हेल्प से आपने तालाब या जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, ठहरा हुआ पानी, आपने उसको इकट्ठा कर लेना है। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप स्लाइड। अब आपने क्या करना है, एक ड्रॉपर की मदद से उस पानी की एक बूंद को, ठीक है, जो कौन से पानी की बूंद, जो आपने किसी पॉन्ड से लिया है या जो इकट्ठा हुआ पानी लिया है ना, उसकी आपने ड्रॉप्स को क्या है, पानी की एक बूंद को अपने माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप की स्लाइड पर आपने उसे डालना है। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। अब आपने क्या करना है, आपने एक कवर स्लिप होती है, ठीक है, एक कवर स्लिप लगानी है और उसे क्या करना है, माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप में आपने उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर। तालाब या जो आपने ठहरा हुआ पानी था ना, इकट्ठा हुआ पानी, उसमें मिलने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आपने ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 2.5 लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब हमने ऑब्जर्व करना है किसको, सॉइल सस्पेंशन को, मिट्टी में। पहले तुमने वाटर में किया, अब सॉइल में। टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। कि आपने एक बीकर लेना है, ठीक है, और उसके पास के खेत या बगीचे से थोड़ी सी मॉइस्ट, है ना, नमी वाली मिट्टी लेके इसको इकट्ठा करना है। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स। आपने उस मिट्टी को अपने नंगे हाथों से नहीं छूना है, किसी चम्मच या ग्लव्स का यूज करना है। ठीक है, ऐसे नहीं आपने मिट्टी को टच करना। pour some water into the beaker and stir it with the glass rod। अब आपने क्या करना है, कुछ पानी है, ठीक है, पानी को आपने बीकर में लेना है, ठीक है, पोर कर दिया आपने किसमें, बीकर में, और उसको स्टीर करना है, उसको अच्छे से हिलाना है, किसकी हेल्प से, विद द ग्लास रोड। ठीक है, ग्लास रोड की हेल्प से हमने उसको क्या करना है, उसे स्टीर करना है, उसे हिलाएं। द लिक्विड विच मे लुक डर्टी। अब देखो लिक्विड, ठीक है, वो जो लिक्विड जो आपको गंदा दिखाई दे सकता है, हैज वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी के बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन, जिसे हम सॉइल सस्पेंशन कहते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। आपने क्या करना है, इसे कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए एक तरफ रख दें और जो आपका मिक्सचर है उसको नीचे बैठने दें। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। अब एक ड्रॉपर की मदद से जो ऊपर की लेयर है ना, वहां से पानी की एक बूंद लेनी है। प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। और अब उस ड्रॉप को जो हमारी माइक्रोस्कोप स्लाइड है उस पे आपको रख देना है। कवर इट जेंटली विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हमने कवर कर देना है, ठीक है, धीरे से कवर स्लिप से ढक देना है और माइक्रोस्कोप के नीचे, आप नीचे देखकर आपने क्या उसको ऑब्जर्व करना है। तो क्या ऑब्जर्व किया, यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दोज यू साइन एक्टिविटी 2.4। तो क्या कह रहा है कि आपको क्या है, क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ना कुछ छोटे छोटे से चलते फिरते ऑर्गेनिज्म दिखाई दे सकते हैं जो कि एक्टिविटी 2.4 में देखे थे। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि इवन सोइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो सोइल है, मिट्टी के सस्पेंशन में भी कई टाइप के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। द टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो छोटे छोटे से क्रिएचर्स, वो छोटे छोटे से जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल
एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स, ठीक है, या इनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.6 लेटर स्टडी। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटीज 2.4 एंड 2.5 कि ग्रेड 8 के कुछ बच्चों ने एक्टिविटी 2.4 और 2.5 की। दे ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। तो उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन थी अपनी लाइब्रेरी से या इंटरनेट से भी ली, उन्होंने इंफॉर्मेशन, ठीक है, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। दे रिकॉर्डेड द डाटा, उन्होंने डाटा को रिकॉर्ड किया। ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1, ठीक है, जो भी उन्होंने क्या किया, 2.1 एक्टिविटी जो की थी ना, ठीक है, उसका उन्होंने डाटा था जो भी पॉन्ड वाटर से जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके डाटा को रिकॉर्ड किया। एंड जो डाटा मिला था उनको ऑब्जर्व करने के बाद, कौन सा, सोइल सस्पेंशन। अभी हमने किया था ना 2.2 एक्टिविटी जिसमें सोइल सस्पेंशन को किया था ना, तो उनके इन दोनों डाटा को उन्होंने कलेक्ट किया। दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज प्रोटोजोआ। तो उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी पहचान कैसे की, किसके बेस पे क्या किया, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो जैसे प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आप भी इनमें से किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखो जो अभी हमने 4 नेम लिए थे ना इसमें, कि जो पॉन्ड वाटर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे कौन कौन से थे, उनके विद डायग्राम आपको बताया है। तो सबसे पहले है अमीबा, ठीक है, प्रोटोजोआ, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सिंगल सेल होते हैं, इट मीन ये क्या होते हैं आपकी यूनिसेलुलर होते हैं, मूविंग होते हैं, मूव करते हैं, इरेगुलर शेप यानी अनियमित आकार। देखो आपको इसकी शेप देख के पता चल रहा है इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, इरेगुलर इसकी शेप होती है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, जिस जो है आपका प्रोटोजोआ, ये भी सिंगल सेल है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें जो मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी क्या है, ये भी आपका सिंगल सेल है जो ग्रीन दिखाई देता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का क्या होता है आपके पास, पिगमेंट होता है। मूवमेंट होती है इसमें, कैसे मूवमेंट होती है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब ये भी मूवमेंट कैसे करता है, इसमें एक कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से ये मूव कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो वो हमने बताए थे कि जो ऑर्गेनिज्म को हमने पॉन्ड वाटर में देखा, ठीक है, अब हमें बताना टेबल 2.2 में कि जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे थे, सॉइल सस्पेंशन में, सॉइल में हमने किन ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। तो देखो पहला है हमारे पास ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है जिसमें क्या है आपका, ये क्या होता है आपका, फंगी है। branched filament without chlorophyll having sac like structure। तो देखो कैसा होता है इसका शेप, बिना क्लोरोफिल वाला होता है ये, ठीक है, ब्रांच फॉर्म में होता है, ठीक है, और कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, सैक लाइक, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है मोल्ड फंगी, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल, ठीक है, ये भी कैसे ब्रांचेस की फॉर्म में होता है और बिना क्लोरोफिल के होता है। हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, और इसका क्या है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे ये थैली के आकार का था ना सैक लाइक, ऐसे ये क्या है आपका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है एल्गी, स्फेरिकल, गोल गोल होते हैं ना स्फेरिकल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर देने वाला पिगमेंट होता है। लास्ट है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे है, देखो स्फेरिकल है, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल है, कोमा, ठीक है, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल ऐसे स्पाइरल से फॉर्म में भी है, और रोड शेप, और क्या आपके रोड शेप में भी है। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और एक क्या है, लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल की तरह एक इसकी संरचना होती है। एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल, और बहुत छोटी छोटी बाल जैसी इसकी क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने एक्टिविटी की थी, ठीक है, सोइल सस्पेंशन को लेकर, पॉन्ड वाटर को लेकर,
जो हमने ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था उनके बारे में हमने रीड किया है। आगे है, डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने इनमें से कोई सूक्ष्म जीव देखा या कुछ अलग देखा हो? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करो और डिस्कस करना आपको क्लास में। जो टेबल 2.1 एंड 2.2 है, यू हैव आइडेंटिफाइड अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आपने जो 2.1 और 2.2 टेबल है उसमें अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान की है। दे आर एवरीवेयर, वो हर जगह हैं, एंड वी कैन ओनली सी दैम विद द माइक्रोस्कोप, और हम इन्हें सिर्फ क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज दैम 100 to 400 टाइम, ठीक है। और ये क्या है कि ये एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो उन्हें 100 से 400 गुना तक बड़ा करके दिखाता है। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, हालांकि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, पर ये हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एवर हेड ऑफ, तो देखो अब इसमें क्या है, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड असेलुलर, कि जो वायरस होते हैं वो छोटे और अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। सेलुलर को हम कोशिकीय बोल देते हैं, जैसे सेल को हम कोशिका बोलते हैं। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल्स, अब ये वायरस तब क्या है, ये मल्टीप्लाई कर देते, गुना कर देते हैं जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, एनिमल को और बैक्टीरियल सेल को, एंड मे कोज अ डिसीज, और क्या है कि कई बीमारियों को भी पैदा कर सकते हैं को वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास 2.4 टॉपिक, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। अब हम माइक्रोब से कैसे कनेक्ट हैं, तो हमें ये बताना है। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू, लेट अस हैव अ डिस्कशन, क्या हम बाकी जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? तो इस पर हमें अब डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। हैव यू एवर सीन अ लेमन, क्या आपने एक लेमन को देखा है? टमाटो, ऑरेंज और कोई भी दूसरा फूड आइटम रोट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम, ठीक है। क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा या कोई भी खाने वाला मटेरियल है उसको कुछ टाइम के लिए आपने बाहर छोड़ दिया, और बाहर छोड़ने पर आपने इसको रोट होता हुआ देखा है, सड़ते हुए देखा है? इफ यस, यदि हाँ, यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम, तो आपने उन पे ना पाउडर जैसी, रुई जैसी एक लेयर देखी होगी, जैसे इस टाइप की लेयर है ना, ये वाइट वाइट सी रुई जैसी पाउडर सी लेयर दिख रही है। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, क्योंकि वो माइक्रोब्स क्या कर देते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, पर यहाँ पे वो माइक्रोब्स आया कहाँ से है ना, हमारी खाने वाली चीज में माइक्रोब्स आए कहाँ से हैं? हाउ डिड दे कम इन कांटेक्ट विद द फूड, और ये हमारे जो खाने वाली चीजें हैं इनके कांटेक्ट में कैसे आते हैं? दिस हैपन्स, ठीक है, दिस हैपन्स ऐसा इसलिए होता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, अभी हमने पीछे भी रीड किया था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं। बी इट इन वाटर, ठीक है, ये क्या है कि पानी में, हवा में, मिट्टी में, और इवन इन सम फूड आइटम्स, इवन दैट खाने के आइटम्स में भी ये क्या है, हो सकते हैं, ठीक है, तो हर जगह ये क्या है, होते हैं। अब देखो ये गर्ल क्या कह रही है, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बस, कि जो लड़की क्या कहती है कि जो अचार और मुरब्बे में है ना, वो क्यों नहीं इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको भी तो इन्फेक्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये लड़का क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि यू ऐड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू ईट, क्योंकि हम क्या है, मुरब्बा हो गया या अचार हो गया, इसमें बहुत से मसाले, नमक या जैसे मुरब्बे में शुगर वगैरह हम ऐड करते हैं, टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, और जो किसकी तरह वर्क करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की तरह वर्क करते हैं, मतलब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर का यूज़ करते हैं तो वो नहीं अलो करते किसको, इन ऑर्गेनिज्म को टू ग्रो ऑन देम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शुगर, जैसे मुरब्बा में हमने यूज़ किया, ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ हम पिकल्स में करते हैं ना, तो इससे वो क्या करते हैं, जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको
अलो नहीं करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, you can use a foldscope or a microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots or any other part to see them। कि आप पत्तियों को, उनकी स्टेम को, रूट को या जो कोई जो अलग पार्ट है उनकी लेयर्स की क्या है जांच करने के लिए, ठीक है, उनको क्या है एक्सप्लोर करने के लिए फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि प्लांट और एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, पौधे और जानवरों की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है कि अपने अस्तित्व और रहने की कंडीशंस में बहुत सी वैरायटी दिखाते हैं। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ, कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। और इनमें से कुछ क्या है कि कैसी कंडीशन में कह रहा है कि कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हो सकते हैं, जैसे कि हॉट, ठीक है, गर्म, वाटर स्प्रिंग, ठीक है, गर्म जल स्रोत, स्नो कोल्ड जोन, बर्फीले ठंडे क्षेत्र, एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर, और यहाँ तक कि नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया पर भी, ये इन सब जगह पे भी हो सकते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडीज। और आपको पहले से जानते हो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, स्पेशली कहाँ पे, इन आर गट, स्पेशली हमारे गट में, हमारे पाचन तंत्र में। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर, जैसा कि आपने स्टडी किया था ना, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। आपकी जो साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक है 7th ग्रेड में आपने रीड किया होगा उसमें, ठीक है, उसमें आपके पास एक चैप्टर होता था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, ठीक है। तो उसमें आपने ये स्टडी किया है कि दैट आर इंटेस्टाइन हैज मैनी बैक्टीरिया, कि हमारी जो आंत होती है उसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो किस में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वरी इन शेप, ठीक है, प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शेप में चेंज होते हैं, साइज में और स्ट्रक्चर में, इनका शेप साइज स्ट्रक्चर क्या है चेंज होता है। टेबल 2.1 एंड 2.2, जो आपकी ये टेबल है 2.1 एंड 2.2, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट शेप। आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग शेप को। कैसी शेप, देखो इनकी शेप भी अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, साइज अलग होता है, ठीक है। तो हम कैसी शेप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, स्फेरिकल होगी इसकी शेप, ठीक है, स्फेरिकल गोल होगी, रोड शेप मतलब छड़ जैसी होगी, और इरेगुलर, इरेगुलर मतलब अनियमित, ठीक है, फिक्स शेप ना होना। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। अभी क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों की, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो विविधता है, इनकी डाइवर्सिटी है, हमारी डेली लाइफ में कैसे भूमिका निभाती है। तो ये देखते हैं 2.4.1, की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट की सफाई में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। आइए इसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। आपको क्या करना है, टेक एन एम्प्टी कंटेनर, एक खाली कंटेनर लिया आपने, खाली डिब्बा लिया और उसको फिल कर देना है हाफ वे विद गार्डन सॉइल, और आपने इसको आधा बगीचे की मिट्टी से फिल कर देना है। अब आपने ऐड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर, आपने इसमें कुछ फल और सब्जियों के छिलके डालने हैं कंटेनर में। देर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड, और उस पर आपने मिट्टी की एक लेयर डाल देनी है और उसको एक तरफ रख देना है। तो उसके बाद आफ्टर 2-3 वीक्स, 2-3 हफ्तों के बाद ऑब्जर्व करना क्या चेंजेस आपको दैट दे हैव टेकन प्लेस, कि क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जिस मिट्टी के नीचे आपने सब्जियों के फ्रूट और उनके सब्जियों के फ्रूट्स के छिलकों को दबा दिया था, है ना। तो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर, क्या आप कंटेनर का, ठीक है, जो भी कंटेनर का कंटेंट है उसमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई दिया, जैसे जब आपने पहले रखा था और उसके 2-3 हफ्ते के बाद, क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यू मे फाइंड दैट peels of fruits and vegetables have turned into a dark colored materials। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि
सब्जी और फ्रूट के जो छिलके थे वो कैसा हो गया, उनका कलर गहरे रंग के मटेरियल में वो चेंज हो गए हैं। दिस इज मैन्योर, और ये क्या है, ये खाद है, खाद बन गई है वो। विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या होता है कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो हेल्प करता है किसमें, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर, पर अब ये क्या कह रहा है कि कैसे फल और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे चेंज हो गए, है ना, इसका भी तो कुछ रीजन होगा। तो इन एक्टिविटी 2.6 यू saw दैट सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी ये कह रहा है कि 2.6 एक्टिविटी में आपने देखा था कि जो सॉइल है, सॉइल में बहुत से टाइप के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी और बैक्टीरिया एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। अब इनमें से जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पौधे के कचरे पे उसके साथ रिएक्ट करके ना उसे धीरे धीरे सिंपल और न्यूट्रिएंट से भरे हुए खाद के तौर पे इसको बदल देते हैं। यू मे हैव सीन गार्डनर्स इन योर स्कूल और इन अ फील्ड नियर योर हाउस कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड प्लांट वेस्ट एंड पुटिंग देम इनटू पीट्स। अब क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में या आपके घर के पास के किसी खेत में जो माली होता है वो क्या करता है कि जो सूखी पत्तियां होती हैं या जो पौधे का जो भी कचरा होता है उसको इकट्ठा करके ना पिट में, ठीक है, गड्ढों में डालता है ना, आपने देखा होगा ऐसा। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस, अब आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इट इज टू मेक नेचुरल मैन्योर, इससे देखो आपका क्या है, नेचुरल मैन्योर बनता है ना, क्योंकि आप प्लांट्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो नेचुरल मैन्योर बनेगा इससे आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक विरासत। एंशंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas have references of the word creamy which means different tiny entities including दृश्य visible and अदृश्य invisible, कि जो हमारे पुराने भारतीय ग्रंथ हैं स्पेशली किसमें, वेदों में ना एक क्रीमी वर्ड का मीनिंग मिला है कुछ, है ना, क्रीमी वर्ड है वहां पे। तो जो क्रीमी वर्ड का उल्लेख मिलता है जो क्या बताता है, अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताता है जिनमें दृश्य, यानी दृश्य किसे बोलते हैं, जो हमें दिखाई देता है विजिबल, और अदृश्य जो नहीं दिखते, दोनों शामिल हैं। वेरियस वैदिक टेक्स्ट्स मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स, और अलग अलग जो वैदिक ग्रंथ हैं इन, है ना, उन ग्रंथों में इनके बेनिफिशियल फायदेमंद और नुकसानदायक प्रभावों का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद ऑल्सो रेफर्स टू कृमि, अथर्ववेद में भी कृमि का उल्लेख मिलता है। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स एंड fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surroundings। तो देखो ये क्या कह रहा है कि अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखें तो ना जो सड़ते हुए पौधे और जो गिरी हुई पत्तियां जो किसी डिब्बे में रखी हैं या बगीचे में पड़ी है, कुछ टाइम बाद वहां से डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड टर्न them into simpler substances rich in nutrients। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको ब्रेक करके, ठीक है, उनको ब्रेक कर देता है और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है जो किससे फुलफिल होता है, न्यूट्रिएंट से भरा होता है। These nutrients go back to the soil and help plants grow better। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जाते हैं वापस, ये न्यूट्रिएंट दोबारा से क्या है आपके सॉइल में जाएंगे, ठीक है, और प्लांट्स को बहुत ही बेटर अच्छा ग्रो करने में मदद करते हैं, उनकी वृद्धि करने में मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी बॉडी को भी क्या करते थे, डिकम्पोज कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू
नेचर। और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं किसको, जो वेस्ट है, ठीक है, कोई भी जो वेस्ट चीजें हैं, वेस्ट हैं, उनको रिसाइकल कर देता है और उसके बाद उसको रिटर्न कर देता है, दोबारा से भेज देता है। कहाँ पे भेज देता है, उसको, ठीक है, जब उसने उसको रिसाइकल कर दिया वेस्ट को, उसको वापस रिटर्न कर देता है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट टू नेचर, ठीक है, प्रकृति में वापस पहुंचा देते हैं उनको, किसके साथ, इम्पोर्टेंट जो भी पोषक तत्व होते हैं उनके साथ। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेयर। अब क्या कह रहा है, खाद का जो निर्माण है उसके लिए क्या है, उचित तापमान और जो मॉइस्चर के लेवल पर, स्तर पर होता है। इज नॉट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बैक्टीरिया एंड सम फंगी आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बैक्टीरिया हैं और जो फंगी हैं, है ना, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप हैं, जो हमारी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन आल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्टेज लाइक डंग। और सोचिए, ये सहायक जीवाणु पशुओं के, जो भी जानवर्स की बॉडी, जानवर्स का जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि डंग हो गया, है ना, तो उनको क्या है, उनको भी विघटित कर सकते हैं, उनको भी क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। From activity 2.7, we can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down वेस्ट। और एक्टिविटी 2.7 से तो हम ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट्स की ग्रोथ में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि जो वेस्ट होता है उसको ब्रेक करके हमारे एनवायरनमेंट की को साफ रखने में भी मदद करता है। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब सोचो कि अगर हमारी अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो क्या होता। अ स्टेप स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, कि जो माइक्रोब्स हैं वो बायोगैस के सोर्स के रूप में। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी, लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ये बिना ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। इनमें से कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स और जो भी एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो घर के गंदे पानी में मौजूद कचरे वगैरह को ये क्या कर देते हैं, उनको उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करने की एबिलिटी है इनके अंदर। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस, मीथेन। और इस प्रोसेस के दौरान वो गैसों का एक मिक्सचर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एक एक और गैस कौन है, कौन सा है, मीथेन, ठीक है, मीथेन, इसकी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है ये। दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग। और इस गैस का यूज हम किस में करते हैं, एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पे करते हैं, कुकिंग में, हीटिंग में, ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, एंड इवन देन व्हीकल, और इवन दैट व्हीकल्स को चलाने में भी हम इनका क्या है, यूज करते हैं। आगे है बी आ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बने। तो देखो कौन है ये, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है, 1938 टू 2020 इनका टाइम पीरियड है। वो आ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट थे, वो स्टडीड बैक्टीरिया, जिन्होंने बैक्टीरिया की बारे में स्टडी किया। In 1971, he developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. 1971 में, ठीक है, 1971 में उन्होंने एक स्पेशल क्या था, बैक्टीरियम, ठीक है, स्पेशल बैक्टीरियम को डेवलप किया जो तेल के रिसाव को तोड़ सकता था और जिससे क्या था, एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद मिलती थी। His discovery received a
पेटेंट इन 1980। उनकी खोज को 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। अब पेटेंट है क्या? पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन। पेटेंट है, ये कॉपीराइट होता है जो ऐसे पर्सन को दिया जाता है सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, ताकि कोई और उसकी कॉपी ना कर सके, यूज और सेल हिज हेयर इन्वेंशन विदाउट परमिशन, ठीक है। और मतलब कि ताकि कोई भी उसकी बिना परमिशन के उसकी कॉपी ना कर सके, उसका यूज और उसको बेच ना सके। His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. उनके इस काम ने दिखाया कि किस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है पोल्यूशन जैसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है। He is remembered for his contributions to science and for protecting the environment using microbes. वे साइंस में अपने कंट्रीब्यूशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए याद किए जाते हैं। What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganism? आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है, उनकी मदद से सोल्व किया जा सकता है। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन आवर किचन? हमारे किचन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, किस तरीके से मदद करती है। अब हमें बताना कि हमारी किचन में इनका कहाँ पे यूज हो रहा है। सो देखते हैं 2.4.2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, सूक्ष्म जीव और भोजन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द किचन। आइए हम रसोई में एक्टिविटी करके इसे समझने की कोशिश करें। अब हमें किचन में एक्टिविटी करनी है। सो देखते हैं एक्टिविटी 2.8, लेट अस परफॉर्म। आइए इसे करें। आपको क्या करना है? टेक टू बॉल्स ए एंड बी, दो कटोरे लें ए और बी। इन ईच, हर किसी में, टू 200 ग्राम ऑफ फ्लावर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर। आपने हर जो दोनों बाउल जो आपने दोनों कटोरे लिए थे ना, उसमें आपने 200 ग्राम आटा, ठीक है, आटा या मैदा लेना है, उसमें चुटकी चीनी मिलानी है। नाउ इन बॉल ए ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लावर। अब आपने क्या करना है, जो एक कटोरा था उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिलाना है और आटे में अच्छी तरीके से मिला देना है। और जो दूसरा कटोरा था बी, ठीक है, उसमें आपने यीस्ट को ऐड नहीं करना है सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द टू बाउल्स, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हम कंपेयर कर सके दोनों के दोनों कटोरे में क्या डिफरेंस रहा है। एक में तो हमने यीस्ट पाउडर को ऐड किया है फर्स्ट ए वाले कटोरे में, और बी वाले में नहीं किया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कंपैरिजन से। नीड द फ्लो ऑफ द टू बॉल्स विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। अब हमें क्या करना है? दोनों कटोरों के आटे को, ठीक है, आपको गुनगुने पानी से गूंदना है, ठीक है, ताकि मुलायम आटा क्या आपका तैयार हो जाए, ठीक है, मुलायम आटा तैयार हो जाए। कवर द डो विद द डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। अब आपको क्या करना है? कवर कर देना है आपने किसको? डो को, ठीक है। डो को हमने कवर कर देना है गीले से कपड़े से, और उसको क्या कर देना है? एक गर्म जगह पर हमें उसको रख देना है, ठीक है। तो गर्म जगह पे अब आपने इसको रख दिया है। ऑब्जर्व बोथ द बॉल्स आफ्टर 4-5 आवर्स। अब 4 से 5 घंटे के बाद आपने उन दोनों कटोरों को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम? क्या आपको कोई चेंज दिखाई दिया? किसमें? जो भी आटा आपने गूंदा था ना, उसके वॉल्यूम में, उसकी स्मेल में, और टेक्सचर ऑफ द डो, और जो डो है उसकी बनावट में कोई आपको चेंज दिखाई दिया हो। इफ नॉट, यदि नहीं, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। अगर हाँ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने डो को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद यू मे नोटिस दैट द डो इन बॉल ए वेयर यीस्ट वाज एडेड हैज राइजन स्लाइटली बिकम फ्लफी। और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो एक कटोरा था जिसमें आपने यीस्ट को डाला था, वो आटा थोड़ा फूल गया है,
ठीक है, वो फूल चुका है, फ्लफी हो गया एंड हैज़ अ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट यीस्ट। और आप उसकी स्मेल भी अलग है किसके कंपैरिजन में, जो दूसरे कटोरे में जो हमने आटा गूंथा था ना, जो बिना यीस्ट पाउडर के था, उसके कंपैरिजन में अब इसकी स्मेल भी अलग है। Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? What is the role of yeast? यीस्ट का क्या रोल है? यीस्ट ने ऐसा क्या किया कि जो आटा था वो फूल गया, फ्लफी हो गया है? Why did we add sugar and warm water to the flour? कि हमने क्यों शुगर को ऐड किया, गर्म पानी को क्यों ऐड किया आटे में? तो देखिए, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। और ये क्या है, ये किससे बिलोंग, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन, जिसे हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन। और यीस्ट है ना, ये गर्म कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, इसलिए तो हमने इस एक्टिविटी में क्या था, गुनगुना पानी लिया था। You may recall from chapter life process in animals in grade 7 that like other organisms, yeast also respires and breaks down food to release energy for their growth and carry out life processes. क्लास 7th में, ठीक है, क्लास 7th में क्यूरियोसिटी बुक में आपने इस चैप्टर को रीड किया था ना, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो आपने उस चैप्टर में आप उसको याद कर सकते हैं कि बाकी एनिमल्स की तरह, बाकी जीवों की तरह यीस्ट भी क्या है, रेस्पायर कर सकता है और फूड को क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है और जिसकी वजह से फिर क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो बढ़ सके, ग्रोथ कर सके और लाइफ की प्रोसेस को चला सके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हिच फॉर्म्स बबल्स दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। और इस प्रोसेस के दौरान थोड़ी मात्रा में क्या होता है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई जो बबल्स की फॉर्म में आई और जिसने डो को सॉफ्ट और कैसा बना दिया, फ्लफी बना दिया, ठीक है। Yeast also produces a small amount of alcohol during this process which gives the dough a slightly different smell। अब देखो, हमें इस डो में स्मेल भी कुछ अलग आई थी, तो उसका रीज़न क्या था कि यीस्ट इस प्रोसेस के दौरान थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आटे में थोड़ी अलग स्मेल आती है। The special property of yeast is used in the process of making breads, cakes and more। और yeast की इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से yeast का यूज हम ब्रेड, केक, ठीक है, इनको बनाने में काम आता है। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura। तो क्या कह रहा है, यीस्ट के अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिल्स हैं, उसका यूज़ हम इडली और डोसा के लिए घोल बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और जो भटूरे के लिए आटा तैयार करते हैं ना, तैयार करने में, ठीक है, आटा तैयार करने में, फर्मेंटेशन में वो क्या है, मदद करता है। कौन करता है, यीस्ट करेगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.9 लेटर्स प्रिपेयर। आइए तैयार करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको दो छोटे ग्लास बॉल्स लेने हैं, उनका नाम दे दिया ए एंड बी, ठीक है, दो छोटे कांच के कटोरे लिए और उनका नाम दे दिया ए एंड बी। अब क्या करना है आपको, पोर लूकवार्म मिल्क इन बोल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बोल बी। अब देखो, जो ए कटोरा उसमें तो गुनगुना दूध लेना है और जो बी कटोरा उसमें कैसा लेना है, आपने ठंडा दूध लेना है। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बोल एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून। अब हर कटोरे में एक छोटा चम्मच आपने क्या करना है, दही डालनी है और चम्मच से इसको अच्छी तरीके से मिला देना है। कवर बोथ बॉल्स, दोनों की दोनों कटोरियों को आपने कवर कर दिया। अब जो की बोल ए, जो ए वाली कटोरी है, आपने इसको गर्म जगह पे रखनी है और जो बी वाली कटोरी है उसको ठंडी जगह पे रखना है, जैसे किसी फ्रीज में रख सकते हैं। फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट, कुछ घंटों के लिए या रात भर के लिए आपने इसको ऐसे रखना है। तो अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बॉल्स। आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आपको उन कटोरों में दिखाई दिया, कांच के कटोरों में। राइट योर प्रिडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.5।
4। और जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्व किया आपने, जो भी आपकी प्रिडिक्शन हुई, तो आपको जो नीचे टेबल दी गई है आपने उसमें बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो देखते हैं टेबल 2.4, टेबल 2.4 टेस्टिंग फॉर कर्ड फॉर्मेशन यूजिंग मिल्क इन डिफरेंट कंडीशंस। तो इस टेबल में हमने क्या करना है, कर्ड फॉर्मेशन को हमने टेस्टिंग करना है, किसकी हेल्प से करना है, जब हमने मिल्क को अलग अलग कंडीशन में रखा था, ठीक है, एक को गर्म जगह पे तो दूसरे को ठंडी जगह पे। तो देखिए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क, मिल्क दिखने में कैसा लगा, क्या चेंज आया, मतलब उसका कलर कैसा आया है ना, मतलब अपीयरेंस कैसी है दूध की। चेंज इन द कलर ऑफ मिल्क, कलर कैसा है उसका। पॉसिबल रीजन, उसका रीजन क्या हो सकता है। तो देखो प्रिडिक्शन दी गई आपको, तो पहले है बोल ए में क्या हुआ, देखो जो मिल्क था, नॉर्मल सी बात है, जो आपने गरम जगह पे रखा था तो जो मिल्क था, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ठीक है, जो दूध है वो आपका कर्ड में चेंज हो जाएगा। और जो बोल बी था, इसमें क्या होगा, मिल्क क्या है वो अनचेंज रहता है, ठीक है, कोई भी इसका कलर क्या है चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है चेंज इन द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर, अब इनका कलर बताना है। जो बोल ए था आपका वो हल्का सा क्या है डल वाइट हो जाएगा, ठीक है, पर बोल बी था इसमें कलर पे कोई भी चेंज क्या आपका, कोई भी चेंज नहीं होगा। पॉसिबल रीजन, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, रीजन क्या हो सकता है, देखो क्या था, जिसे हमने गर्म जगह पे रखा था, ठीक है, तो वार्म टेम्परेचर, अब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो वार्म टेम्परेचर हेल्प्स बैक्टीरिया ग्रो एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो टेम्परेचर ज़्यादा था जिसने बैक्टीरिया को क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है और उसने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, दूध से दही में चेंज हो गया। पर जो बोल बी था हमारा, है ना, उसको तो हमने ठंड में ही रखा था, तो ठंडी जगह पर रखने से बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से कर्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, दही नहीं जमती है, ठीक है। तो ये हमें रीजन इसमें बताना था इस टेबल में। You will observe that in bowl A, the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कटोरा ए है, ठीक है, जो पहला कटोरा था उसमें जो मिल्क है, दूध है, वो दही में कन्वर्ट हो गया है कुछ ही घंटों के बाद और थोड़ा खट्टा हो गया है। वेयर एज इन बॉल बी, और जबकि जो बी कटोरा है उसमें मिल्क है, मिल्क हैज नॉट कलर, कि इसमें जो दूध है वो दही में नहीं कन्वर्ट हुआ, बट इट माइट बी अ लिटल साउर, पर वो थोड़ा खट्टा हुआ है, ठीक है, थोड़ा खट्टा हो सकता है। डू यू नो वाई दिस हैपन्स, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। द कर्ड कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कर्ड में कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वन ऑफ देम इज, इनमें से एक क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, जो मिल्क को कर्ड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बैक्टीरिया का नेम आपने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है, कि कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है, तो वो कौन सा है आपका, लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियम फीड ऑन द शुगर इन द मिल्क, लैक्टोज मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। ये जो बैक्टीरिया है दूध में, जो हमारा शुगर प्रेजेंट होता है ना लैक्टोज पे, उस पे क्या है, ये जीवित रहता है और बढ़ के दूध को क्या कर देता है, फर्मेंटेट कर कर उसको दही बना देता है। Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid which makes curd sour. यीस्ट की तरह अल्कोहल बनाने की बजाय ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं जिससे दही क्या हो जाती है, खट्टी हो जाती है। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल, ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं गर्म कंडीशन में, ठीक है, गर्मी में। दैट इज वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बॉल ए बट नॉट इन बॉल बी, ठीक है, और यही कारण हुआ कि जो ए कटोरा है उसमें दही बनी लेकिन बी में ऐसा नहीं हुआ। We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and
more। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और भी कुछ अन्य, और भी इससे ज्यादा। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, अब जो राइजोबियम होता है, फॉर्म द स्वोलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स, ठीक है। अब एंड लीव इन देम एज शोन इन फिगर 2.1.2, ठीक है। आपको देखो ये पिक्चर दिख रही है इसमें, तो ये क्या कह रहा है कि कुछ जो आपके लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्या है जो आपके लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, फूल कर जब ये फूल जाता है ना तो कुछ गांठ से टाइप का कुछ बनाता है जो उनमें रहता है, जो कि आपको क्या है दिखाई दिया, ठीक है। इस तरीके से इसका जो भी मोस्टली आपके क्या होते हैं, जैसे राइजोबियम जैसे इनमें होता है ये आपका। Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium बैक्टीरिया। और जो कुछ आपके दलहनी पौधे होते हैं, है ना, जैसे सेम, मटर या मसूर, इनकी जड़ों में ना गठाने होती है, गांठ सी टाइप में होती है, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plants। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और पौधों के लिए इसको उपयोगी बनाते हैं। दिस हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। और ये पौधों को बिना रासायनिक खाद के बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करता है। दैट इज वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। और इसी कारण किसान फसलों के साथ बारी बारी से क्या है कि दलहन उगाते हैं। दिस नेचुरली इंक्रीजेस द नाइट्रोजन इन द सोइल एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। और इससे मिट्टी में नेचुरली क्या है, स्वाभाविक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और ये अगली फसल के लिए क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है, ठीक है, हेल्दी बन जाती है अगली फसल के लिए। नेक्स्ट है 2.4.3 अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। कि अद्भुत माइक्रो एल्गी, पानी में छोटे, ठीक है, पानी में छोटे सहायक की पानी में किस तरीके से हेल्प कर रहा है। Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees। अब देखो जो माइक्रो एल्गी होते हैं, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है, जो छोटे एल्गी होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये छोटे छोटे पौधे जैसे जीव होते हैं जो पानी, मिट्टी, हवा और पेड़ों में भी पाए जाते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट। वो सूरज की रोशनी की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई। और ये करते समय वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और पृथ्वी की, हमारे अर्थ के आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन की क्या करता है, वो आपूर्ति करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वाटिक एनिमल्स। और ये पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं और कई जो जल जीव होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भोजन का, फूड का सोर्स बनते हैं। अब क्या है, सम लाइक, अब जैसे कि कुछ स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड डाइएटम are also used by humans as health supplements and medicine। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ये है आपका स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डाइएटम, है ना, इंसानों द्वारा इनका क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, हेल्थ सप्लीमेंट में और मेडिसिन में इनका यूज़ किया जा रहा है। Microalgae also help in cleaning water and are used to make बायोफ्यूल। और जो माइक्रो एल्गी है ये पानी को क्या है साफ करने में भी मदद करते हैं और बायोफ्यूल बनाने में इनका क्या है, यानी जैव ईंधन बनाने में इनका यूज किया जाता है। However, pollution, climate change and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance।
हालांकि प्रदूषण जो हमारे क्लाइमेट में चेंज है और जो आवास है ना, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो माइक्रो एल्गिल की जो डाइवर्सिटी और मात्रा को भी क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on earth। और इस तरह पर्यावरण की रक्षा और हमारी अर्थ पे जो ऑक्सीजन को बैलेंस बनाए रखने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कंजर्व करना, ठीक है, इनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। एवर हेard ऑफ, क्या आपने कभी सुना है स्पाइरुलिना, a microalgae, is called a superfood because of its health benefits। कि जो स्पाइरुलिना एक जो माइक्रो एल्गी है, इसका अगर हम देखें ना, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 विच इज एसेंशियल फॉर आर बॉडी। और इसमें विटामिन B12 का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। और इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसके कुल वज़न का, ठीक है, इसके कुल वेट का 60% से भी ज़्यादा, और इसमें थोड़ी मात्रा में ही फैट और शुगर होता है। तो देख सकते हैं हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। नाउअडेज फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना, और आजकल स्पाइरुलिना की जो खेती है, इज बिकमिंग अ फिजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो क्या है, स्पाइरुलिना की खेती है, एक व्यवहारिक आजीविका का भी अवसर बनती जा रही है। यू कैन ग्रो स्पाइरुलिना इजली बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स। आप स्पाइरुलिना को इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से उगा सकते हो। सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। एक साफ कांच की टंकी को ऐसी रोशनी वाली जगह पे रखना है जहाँ पे सीधी धूप ना पड़े। कवर द टैंक विद अ शेड नेट और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस। टंकी को शेड नेट से ढके या उसे ऐसी जगह रखें जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो, मॉडरेट हो। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर। अब आपने टंकी को तालाब के पानी से भर दिया। एड लिविंग स्पाइरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड। अब आपने क्या करना है, स्पाइरुलिना टैंक से मिले जीवित स्पाइरुलिना को उसमें आपने डालना है। स्टिर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक। अब आपने जो आपकी ये स्पाइरुलिना है, ग्रो कर रही है, इसे वीक में आपने ना 2 बार इसको हिलाना है। आफ्टर 3 to 6 वीक्स, 3 से 6 हफ्ते के बाद, स्पाइरुलिना में बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ। 3 से 6 हफ्ते के बाद स्पाइरुलिना को बारीक कपड़े से छानकर टंकी से निकाला जा सकता है। Conservation of microalgae is a good practice for ensuring food security and livelihood development। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका माइक्रो एल्गी है, उसका जो कंजर्व करना, ठीक है, उसका जो कंजर्वेशन है और जो भोजन सुरक्षा और आजीविका का विकास सुनिश्चित करने का, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। 2.5 Why is cell considered to be a basic unit of life? कि जो सेल है उसको हम अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ के बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? तो देखिए, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। कि सभी जीवित प्राणियों का शरीर छोटी छोटी क्या है, इकाइयों से बना होता है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। A single cell contains various components that help organisms perform various function। और जो एक सिंगल सेल होता है, उसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। और जो बॉडी है सभी प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, वो बनी हुई है बहुत सी सेल से। देयरफॉर दे आर, ठीक है, तो याद रखनी लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, जो बॉडी है प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सी सेल से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, है ना। बताया था ना आपको मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है आपका, मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब सेल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सी सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहेंगे। इन मल्टी सेलुलर organisms, cells carry out specialized functions individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जो सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली करते हैं, बट ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि हमारी जीवित रहने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ जाती है। अब देखिए क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं। और अभी हमने पीछे भी किया था ना ये, कि जो सिंगल सेल से मिलके बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, है ना। यूनि वर्ड का मतलब होता है वन, है ना, सिंगल के लिए, और सेलुलर क्या हो गया आपका, सेल हो गया। तो जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं जो, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल। अब देखो उनमें तो होता ही एक सिंगल सेल है, तो वो सिंगल सेल की हेल्प से ही अपने सारे के सारे फंक्शन करते हैं, जो भी उनके जरूरी फंक्शन है उनके सर्वाइवल के लिए, उसको सिंगल सेल की हेल्प से ही करते हैं। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गी एंड फंगी, ठीक है, और जो और माइक्रोब्स हैं जैसे एल्गी एंड फंगी, ये बने होते हैं वन और मोर सेल, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस वाइल मोल्ड इज अ मल्टीसेलुलर फंगस। अब एग्जाम्पल दे रहा है कि जो आपका यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट तो हमारा यूनिसेलुलर फंगस है, और जो मोल्ड होता है वो कैसा होता है, मल्टीसेलुलर फंगस होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल की तरह जो सेल्स हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनके जो सेल हैं वो भी किससे घिरे होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन से वो घिरे होते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ फंगी एडिशनली हैव अ सेल वॉल, और जो क्या कह रहा है कि जो फंगी हैं उनकी सेल में भी क्या है, एडिशनली रूप से कहते हैं एक क्या होता है, सेल वॉल होता है, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, पर उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है कि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो अपना फूड तो बना ही नहीं पाएंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और बैक्टीरिया में स्पष्ट रूप से कोई भी क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता, एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड, इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड, इसके बजाय इनमें न्यूक्लियोइड होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल्स ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल, और यही फीचर है जो उन्हें यीस्ट, ठीक है, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट और एनिमल से क्या करती है, उन्हें अलग करती है। वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हियर, कि यहाँ हमने कुछ मूल जो भी सेल स्ट्रक्चर्स को देखा है। द सेल हैज अदर कंपोनेंट्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, जो सेल है, सेल में और भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें कि आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। वी ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट्स वी नीड माइक्रोस्कोप्स विद हाई मैग्निफिकेशंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, कि जो सेल के कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें ना अच्छे से, ठीक है, हमें हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप की जरूरत है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब देखो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है मैग्निफाइज द सेल अबाउट 10 लाख टाइम्स वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल, कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सेल को लगभग, ठीक है, उसको लगभग 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, जिससे हम सेल के अंदर के और भी स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं।
By now, you must have understood that all living beings, including microorganisms, are made up of one or more cell. कि अब तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि जो लिविंग बीइंग्स हैं जो भी, ठीक है, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें शामिल है, ठीक है, वो किससे बने हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। डियर सेल्स डिफर इन साइज, इनके जो सेल होते हैं वो साइज में अलग होते हैं, इनका शेप अलग होता है और स्ट्रक्चर भी अलग होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो हैव सम डिफरेंसेस, प्लांट और एनिमल के सेल में भी कुछ डिफरेंस होते हैं। Understanding these differences helps us learn how these organisms function differently. और इन डिफरेंसेस को समझने से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैसे कार्य करते हैं। In this chapter we have learned about the beneficial microorganisms. इस चैप्टर में हमने क्या देखा, क्या सीखा है? बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या जो बेनिफिट हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, हमने उसे स्टडी किया है। हाउएवर देयर आर सम माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और यहाँ तक कि हालांकि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और जानवरों सहित, मतलब इंसानों में भी बीमारियों को पैदा करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें अगर बेनिफिट है तो इसके क्या है, नुकसान भी है। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिसीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। तो जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, देन सेकंड पार्ट देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए जो अब इसका थर्ड चैप्टर में इन्होंने अभी कहा है ना यहाँ पे कि जो क्या क्या इससे डिसीज होती हैं उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी उससे क्या है, लिंक होगा, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।